Assalamu alaikum, everybody. Welcome to another session of the Revision Ultra Pro Max session. I have with me Sir Mustaeen Billah, who has a rich experience of teaching O levels, A levels, IGCSE, university level, even the CFA and ACCA papers. And he has been teaching for quite a while. And he's a very good friend of mine. And I'm really thankful to him that he took out the time for us to prepare over here. And he's also promised me that he'll hopefully, if you guys behave, he will inshallah come back for us for the paper too. So, sir, thank you so much for coming and take it away. Having me. Thank you so much. Shall we start? Yes, sir, please. So the major reason why we are here is to help you tackle the MCQs exam of accounting tomorrow. So I know बहुत सारे questions होते हैं और बहुत सारे मसले भी चल रहे होते हैं, लेकिन let's see उनको tackle करते हैं और कुछ tips and tricks को discuss करते हैं जिससे आपको फायदा हो कल के एग्जाम के लिए. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पेपर स्टार्ट करने से पहले या फिर कुछ भी डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास सिलेबस में है क्या क्या और एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है हमसे. एमसीक्यूज जो पेपर है इसमें दो बहुत बड़े मसले आते हैं. एक जो नंबर लूज होते हैं उसके पीछे कुछ वजूहत हैं जिसकी प्राइम रीजन ये होती है कि आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता कि एग्जामिनर ने P1 में मेजर टॉपिक्स किनको हिट करना. अनटिल अनलेस आपको इस बारे में नहीं पता होगा कि जो मेजर टॉपिक्स हैं जो एमसीक्यूज में पूछता है और वो कैसे पूछता है, तब तक ऑफ कोर्स आपके लिए बड़े ही मुश्किल होगा टू टैकल द एग्जाम. सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज द की इन दिस एग्जाम because this exam is for 1 hour 15 minutes और the total time period जिसमें आपने questions करने हैं वो 35 क्वेश्चन हैं, 35 MCQs हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं in this 1 hour 15 minutes. तो रफली अगर हम इसको देखें तो 1 hour 15 minutes आपके ऑलमोस्ट 2 मिनट में आपने एक सवाल करना और 2 मिनट में एक सवाल करना. कभी कभी तो आपके पास कुछ एमसीक्यूज आते हैं जो आप देखते साथ कर लेते हैं और कभी कभी आपके लिए मुश्किल हो जाता है जिसपे आपसे 2 से 3 मिनट भी लग जाते हैं. उस चीज़ को कैसे टेकल करना है और आपने किस तरह अपने ड्यू टाइम के अंदर अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे. और वेटेज सिस्टम के प्रीवियस थ्रेशोल्ड्स क्या थे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हैं. कुछ चीज़ें जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाके करनी और कुछ चीज़ें जो आपने प्रिपरेशन के लिए दिमाग में रखनी है उन सबको देखेंगे. सो पहली बात ये, एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो कल का पेपर है वो इंतहाई आसान आएगा. वो आसान इसलिए आएगा क्योंकि इस क्लास के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और कल इंशाल्लाह जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू अटेम्प्ट. सेकेंडली, जो बहुत सारा 70% बच्चों से मसला आता है कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, आखिरी 3 MCQs रह गए, आखिरी 4 MCQs रह गए. तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, वो 4 MCQs हैं वो आपका ग्रेड बना रहे हैं. अगर आप वो 4 MCQs मिस कर रहे हैं तो आपने टाइम ज़ाया किया है. और अगर इन दिस एग्जाम बेसिकली टाइम मीन्स मार्क्स. इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम तो आप अपने मार्क्स लूज कर रहे हैं. There will be harder questions, there will be easy questions. Easy questions में आपको जल्दी टाइम लगेगा. दरमियान में लेट्स से हम चंक्स में चलते हैं, 35 मार्क्स का पूरा पेपर है तो पहले 10 MCQs हैं, फिर 10 है, फिर 10 और आखिरी 5 है. पहले 10 MCQs में भी वो आपसे 2 से 3 सवाल ऐसे पूछ सकते हैं, इसमें यू विल गेट स्टक. उसके अंदर क्या करना है,
सेकेंड ईयर में अगर चलते हैं जो 10 से 20 तक है, उसमें क्या करना है, उसमें भी आप स्टक होंगे और हो सकता है कि 20 और 30 के दरमियान भी कुछ बहुत सारे लेट्स से वो 7-8 एमसीक्यूज दे रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन दे विल बी इजी पार्ट्स एंड देयर विल बी इजी मार्क्स इन दिस पेपर। ये बहुत ही फेयर किस्म का पेपर है। पहली बात है, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो यू विल गेट एन ए और एन ई स्टार। अब ये वाला बच्चा ये स्टार पे के साथ जाएगा और जिनकी तैयारी थोड़ी सी मुनासिब सी है, वो कैसे ये स्कोर कर सकते हैं, ये सेशन सिर्फ उसके लिए। तो पहली बात है, आपने अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है कि यू विल गेट एन ए। उसकी 2-3 वजूहत है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंडली, उसको कैसे लेना है और इन बातों को यू नीड टू रिमेम्बर। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि अकाउंटिंग के अंदर ना आपने एक अप्रोच, अपने सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी है। जहां पे आपने अपनी अप्रोच से थोड़ा सा भी हिले, आपका पेपर निकल जाएगा। 1 आवर 15 मिनट्स नथिंग, ये 1 सेकंड में यूं खत्म होता है एग्जाम के अंदर, आपको पता भी नहीं चलता। तो आपने अपनी जो अप्रोच है उसको स्टेबल रखना। Until unless you do not have a very good technique to attempt the exam, problems could occur in the exam। और वो चीज नहीं करनी है हमने। ना तो हमने पैनिक होना है, ना तो हमने स्टक होना है, और हमने पूरे पेपर को फ्लो में लेके जाना है। वो 1 आवर 15 मिनट्स को कैसे फ्लो में लेके जाना है, किस तरह स्टक नहीं होना, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ दिस P1 एग्जाम। Your syllabus code is 7707. It's a new code. ये recently changes आए। इसमें भी बात कुछ करने की है कि पहले आपका जो एग्जाम था that was for 30 marks और वो as it is उसकी परसेंटाइल लग जाती थी। अब it's for 35 marks और उसकी परसेंटाइल जो आपके एग्जाम में बनेगी that is 30%। तो पहले आपने इस बात को फोकस करना है। It's a very important exam if you want to score a very good grade. For example, if you are scoring a D here or you scoring a E here, तो आपके 30% जो आपका पेपर का जो रिजल्ट आपका बना था वो तो खराब हो गया। और अगर आपने इस पेपर में अच्छा स्कोर कर लिया, अच्छा अच्छे स्कोर से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल 35 मार्क्स है, व्हाट्स अ गुड स्कोर हियर, एनीथिंग अबव 25 इज अ वेरी सेफ स्कोर। तो आपके पास 10 एमसीक्यूज का मार्जिन है और स्टिल यू विल बी सेफ अपने ए स्टार के लिए और ए के लिए। तो मार्जिन आपके पास बहुत बड़ा है, लेकिन आपने इस पेपर को बिल्कुल कैजुअली अटेम्प्ट नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर ये पेपर के अंदर नंबर आपके अच्छे नहीं आते तो फिर मसला हो सकता है। होता है इन माय एक्सपीरियंस, लेट्स से अगर मैं स्टार्टअप बनाता हूँ 50 बच्चों का, तो उसमें से ऑलमोस्ट 25 बच्चे जो है इस पेपर को बहुत कैजुअली लेते हैं कि ठीक है एमसीक्यूज है, ABCD है, कुछ भी लगा देंगे, ये हो जाता है, पेपर में जाके देख लेंगे, विदाउट प्रैक्टिस दे एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, और फिर वो करके आ जाते हैं। उनको और फिर एंड में लाइक उनको समझ नहीं आती कि उनका ग्रेड क्यों खराब हुआ है। मेजर रीजन आपका ग्रेड खराब होता है अकाउंटिंग में, दैट इज ड्यू टू P1। P2 में ऑन एवरेज हर बच्चा अच्छा स्कोर कर जाता है बिकॉज देयर आर न्यूमेरिक्स एंड देयर थ्योरी जो आप थोड़ी सी बिजनेस स्टडीज में पढ़ लेते हो, थोड़ी इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हो, अगर आपने अकाउंटिंग क्लासेस ली हैं तो उसमें तो आपने पढ़ी होंगी। नंबर्स हैं, फॉर्मेट्स है, उसमें कुछ ना कुछ करके बच्चा स्कोर कर लेता है। एमसीक्यू से बच्चा स्टक होता है, एमसीक्यूज की वजह से उसका ग्रेड खराब होता है। अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो आपने इस पेपर को बहुत सीरियसली लेना है। 30% वेटेज है इस पेपर की, और मेरे अपने लिहाज से 5 एमसीक्यूज कुछ ऐसे होंगे विच विल बी बिट डिफिकल्ट और उनके लिए मसला होगा। सो थ्रेशोल्ड के ऊपर चलते हैं। आपका कॉम्पोनेंट है 1-2 7707 1-2 का एग्जाम है। ये 2021 जून का एग्जामिनेशन है। अच्छा, ये थ्रेशोल्ड अगर आप इसको देखें तो यू हैव ए एट 20 मार्क्स। तो 30-35 में से जो 20 नंबर ले रहा है उसका ए आया होगा इसमें। अब आपके थ्रेशोल्ड क्या बनेगा, इट्स एनीबॉडीज गेस, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये कोविड का है वैसे, ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था, आपका सिनेरियो थोड़ा सा ऊपर होगा। तो लेट्स से हम 5-6 एमसीक्यूज और ऐड कर लेते तो हम अपना थ्रेशोल्ड 26 पे ले जाते हैं। तो 26 out of 35 you have a margin of 8 to 9 MCQs, so you can calm down and relax. Okay, it's not a very big task to get an A or A star here. आपका भी आ जाएगा। It's easy to get an A star or an A. So let's just focus on P1 अभी। P1 में हमने A कैसे लेना है, हमने कैसे 25 से ज्यादा स्कोर करना है, उसके ऊपर हम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। So let's say first thing first, the key important topics. Those students who haven't focus on the syllabus as a whole, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि MCQ स्टार्ट कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता है। लेट्स से डबल एंट्री से स्टार्ट करता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज पे जाता है, फिर वो कंट्रोल अकाउंट्स पे जाता है, एरर्स पे जाता है,
डिप्रिसिएशन पे जाता है, प्रोविजन पे जाता है, फाइनल अकाउंट पे जाता है, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एंड देन ही एंड पे रेशियो एनालिसिस और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे वो एंड करता है। तो एक बात तो पक्की है कि काफी सिलेबस टेस्ट होगा, कुछ बातें टेस्ट नहीं होंगी और कुछ बातें तो होनी ही होनी है, वो लाजमन बात है, तो उनको आप स्किप नहीं कर सकते। तो आप अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली, अगर आज रात को आपने बैठ के पेपर करने हैं या फिर प्रैक्टिस करनी है, तो उसका स्मार्ट तरीका क्या होगा उसके ऊपर चलते हैं अभी। तो सिलेबस पूरा का पूरा ही आपका, आप उसमें से कुछ स्किप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने अलाइन किए। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बगैर तो 3-4 नंबर जो आपके एमसीक्यूज में निकल जाएंगे, वो कंट्रोल अकाउंट्स है। कंट्रोल अकाउंट्स, इसको आपने इनकम भी रिकॉर्ड्स के साथ पार्ट बना के वो एमसीक्यूज देता है, मार्जिन पूछ लेता है कंट्रोल अकाउंट्स में, उसकी थ्योरी का पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल जैसा कैश सेल्स नहीं आती कंट्रोल अकाउंट में, तो उसके बारे में पूछ लेगा, या फिर आपको 3-4 बातें बता देगा क्रेडिट सेल्स के बारे में, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स के बारे में, बैड डेट्स के बारे में, और उसके बाद आपको कह देगा फाइनल फिगर क्या बनता है क्रेडिट सेल्स का, लेट्स से। तो इस तरह के एमसीक्यूज आ जाएगा। थ्योरेटिकल पे बैठा सकते हैं कि व्हाई डू यू एक्चुअली क्रिएट control accounts. So control accounts overall it's an important topic. Accounting for depreciation, accounting for doubtful debt, ये ऐसा एक हाइब्रिड टॉपिक है। ये जो 3-4 टॉपिक मैंने पहले लिखे हैं, कंट्रोल अकाउंट्स, डिप्रिसिएशन, इरिकवरेबल बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स एंड इनकम रिकॉर्ड्स, इसके बगैर तो आप अकाउंटिंग सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपने आज रात को तैयारी करनी है तो आप टॉपिकल खोलें, और अगर आपकी ये टॉपिक्स अच्छे नहीं हैं तो आप इनका टॉपिकल खोलें और इनके आप एमसीक्यू जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ये करें। क्योंकि अगर मैं इसकी वेटेज निकालूं तो यू कैन एक्सपेक्ट 12 to 18 क्वेश्चंस ऑन दीज 4 टॉपिक्स सोली। इस पे इतना सवाल आता है। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, इफ यूर अगर आपको कंट्रोल अकाउंट बिल्कुल नहीं आते तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को भी एक दफ़ा पढ़ लें, उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें, ताकि कंट्रोल अकाउंट्स के लिए आपको आसानी हो जाए। वो दोनों ही बात आपके एमसीक्यूज में निकल जाएंगी, क्योंकि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में भी उससे सवाल पूछना है और फिर कंट्रोल अकाउंट्स और इनकम रिकॉर्ड्स पे भी चलना है उसमें। उसके बाद एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, ये रेशियो एनालिसिस है, इसका नया नाम एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। रेशियो एनालिसिस पे आपके पास सवाल आने ही आने, P2 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और P1 के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन सोल ट्रेडर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है, जो कुछ बच्चे शहर से लाहौर के अलावा थे, या फिर जिन्होंने क्लासेस प्रॉपर नहीं ली, या फिर जिनको सिलेबस के बारे में जो प्राइवेट ट्यूशंस ले रहे थे, या फिर टीचर्स अप टू डेट नहीं थे, उन्होंने सोल ट्रेडर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको उल्टा पढ़ाया हुआ है। आज इनके वो जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स में लाहौर में भी, वो काफी पुराना है, और एग्जामिनर ने आपको एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने वैसे स्टेटमेंट्स बनानी है और उसके आंसर्स भी वैसे नहीं निकलेंगे। तो अगर P1 की बात करें तो सोल ट्रेडर के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, लेकिन मैंने इसको ऐड ऑन इसलिए किया है क्योंकि जो आपका P2 है उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जैक्ट फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि खुद इमेजिन करें, एग्जामिनर है कोई बंदा और वो आपका एग्जाम पेपर चेक कर रहा है, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 3 साल पढ़ने के बाद यू कैन स्टिल मेस अप द फॉर्मेट जो आप O1 में शुरू करते हो, द लाइक वहां से काउंटिंग बेसिकली स्टार्ट हो रही है। तो फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर किसी भी स्टूडेंट का सोल ट्रेडर का फॉर्मेट और सोल ट्रेडर की एडजस्टमेंट्स वगैरह पक्की हैं, तो देन ही कैन अटेम्प्ट partnership accounts, complete company accounts and the manufacturing account. Then it gets easier for him. तो उसकी जो gist है, जो basic है, that is the sole trader financial statements. इनके नए नाम है और इनका नया format है, उसको बहुत सारे students they already know about this, and those who don't they can have a quick look at it in this session. And secondly, very important in P1 is accounting principle. It's getting important in P2 too right now. P2 के अंदर भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और वो थ्योरी पूछ रहे हैं। जैसे डिप्रिसिएशन के साथ वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कर देते हैं, इसमें मैचिंग और एक्रूवल आ रहा है, और बाकी भी किसी भी क्वेश्चन के साथ वो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लेता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अटेम्प्ट किए बगैर या इसके बारे में समझे बगैर ये, और इनके बारे में 2-2 लाइन्स की डेफिनेशन, if you're able to talk about each concept for like 2 minutes or for 1 minute, then you know the concept, or then it won't bother you in P1 or P2. Accounting principles are very important for both P1 and P2 now, lekin most importantly it's very important for P1.
तो अगर आप इस सिलेबस कंटेंट को सिर्फ गो थ्रू करें और इन टॉपिक्स के ऊपर लास्ट मिनट प्रिपरेशन अपनी पक्की कर दें और इन टॉपिक्स को बहुत पक्का कर ले, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके 25 नंबर तो आपके इन टॉपिक्स में से ही आने। सो अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं तो और कोई गलती नहीं होती और बाकी टॉपिक्स में से भी आपको कुछ ना कुछ आता होता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 25+ मार्क्स इन टुमारोज एग्जाम और फिर आप अपना ग्रेड जो है अचीव करने में आपके लिए आसानी होगी। तो सिर्फ अगर हम उसको बिल्कुल ही स्किमिंग कर दें अपने टॉपिक की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके पढ़े बगैर आप प्लीज एग्जाम में ना जाइएगा। It's very important that you go through this exam. अच्छा, go through these topics. अच्छा, इनको पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने करनी है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, आपने सबसे पहले टॉपिकल से शुरू होना है। Let's say you have some issues in incomplete records. No worries. आपको P2 करके P1 नहीं आएगा, आपको P1 करके ही P1 आएगा। और even if you have read all the books और आपके पास सारी थ्योरी सारा नॉलेज है, then again P1 में आप you can follow और P1 can be difficult for you. So to attempt, I always say one thing: to learn swimming, you actually have to dive into the pool. So इन सब टॉपिक्स के MCQs किस तरह के आते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को किस तरह पूछता है, उसके लिए आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्वेश्चन ही करेंगे। अगर आप 20-25 क्वेश्चन अपने हाथ से खुद कर लेते हैं, डू नॉट वरी अबाउट टाइम राइट नाउ, उसको प्रैक्टिस करो और जैसे ही वो आपके हाथ से निकल जाएंगे तो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के ऊपर वो सवाल आप किस तरह पूछता है। फॉर ओ लेवल ही डू नॉट चेंज हिज फॉर्मेट्स, क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज नहीं होते। अगर आपने बहुत अच्छी तरह टॉपिकल्स किए हुए इन टॉपिक्स के, तो कल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो उनमें से कोई एक आधा मिलता जुलता होगा, उसके लिए फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने रीसेंट पास्ट पेपर भी 2-3 साल भी कर लिए हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि उस टाइप के ही क्वेश्चंस 6 से 8 क्वेश्चन जो है वो उस टाइप के ही आ जाएंगे। कुछ आपकी थ्योरी होगी, कुछ आपकी कैलकुलेशंस होंगी, कुछ वन लाइनर्स होंगे, कुछ बड़े सिनेरियोज होंगे, कुछ बड़ी कैलकुलेशंस होंगी, वो मिक्स एंड मैच होगा। तो अगर आप पूरा पेपर जो भी हम देखेंगे भी उसको नजर मार लेंगे और पिछले रीसेंट पेपर्स कर लें और इनमें से जिन टॉपिक्स में आपको मसला है उनको टॉपिकल पास्ट पेपर में से करके 10-12 क्वेश्चंस करके आप खत्म करें, ताकि कल के लिए आपके लिए कोई भी शॉकिंग या फिर नई चीज नहीं होगी जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। पेपर बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरह कि आपने घर में किए होंगे और क्वेश्चन सारे के सारे वैसे ही होंगे जो टॉपिकल में से होंगे। तो एक आधा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे क्वेश्चन, लेकिन हम 35 के 35 मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आके पूछेगा। पैटर्न रिमेन्स सेम। ओके, if you are attempting 7700 जो पुराना कोड है और if you are attempting 7707 जो नया कोड है, उनमें सिर्फ MCQs number of MCQs में डिफरेंस है, everything is same। अच्छा, quickly, it's not very important for P1, लेकिन this is the new format that you must be following. It's called a comprehensive income या income statement नाम है, जो profit and loss account का नया नाम है। I personally like to do it in 2 columns. It starts with revenue or sales, and then you subtract cost of sales. You need to memorize the exact format, exact चीजें जो जहाँ पे आएंगी, because you cannot mess this up. You start with opening inventory, then you add purchases, subtract purchases return, you add return carriage inwards, and then at last you subtract closing inventory. And the figure comes of cost of sales in the right column. जो right column है उसको आपने total column ही समझना, उसको total ही करनी है, बाकी सारी calculation आपने first column में करनी है। Then finally you subtract revenue from cost of sales from your revenue. The figure that you get is referred as gross profit. उसमें आप other incomes add कर लेंगे. In this example, we have discount received and other incomes. You add them up and then you subtract all the operating expenses, namely depreciation, discount allowance, gas and electricity expenses, irrecoverable rates. You add them up, you subtract it from the final figure after the other incomes, and you get the profit for the year. This is a new format, and there are a few changes in the names. Sales को अक्सर revenue लिख देता, तो you should not confuse that. Paper में भी sales, margin, revenue के term use करेगा, तो these all are same. And then बाकी जो jargons are almost same. And then quickly we can look at the statement of financial position, which is as per your accounting ratio, which is asset equal capital plus liabilities. This is a new format that you must learn for P2. And
for accounting. Basically, it could help you in P1 too. So you start up with non-current assets. Three columns लेके चलते हैं, cost, accumulated depreciation पर subtract कर लेते हैं, then you get the net book value or the carrying value in the last column. जो आखिरी column है, extreme right पे, make sure you always use it for the totals. You should not use it for addition or subtraction. You add current assets in that. Current asset का जो format है, you strictly need to follow this. ये illiquid asset से liquid asset तक की तरफ change होता है. So you start up with the most illiquid asset and current asset, which is inventory, trade receivable, prepayments, cash or cash equivalents, and then you add total assets. जब total assets जो आपके आ गए, इसके equal आपने रखना है अपने capital and liabilities को. Capital, opening capital, profit, drawings ये बिल्कुल पुरानी figures की तरह है, पुराने format की तरह, लेकिन ये ऊपर आता है. Total asset के बाद we start off with capital and then we add non-current liabilities or liabilities, current liabilities. तो इन दोनों का total और जो total assets का total है, it should always match, and then if it matches in the exam, then it's a good day for you. So इसको आपने जरूर एक दफा नजर में रख लेना है. And the important ratios. बहुत सारे students Frankfurt use करते हैं और Frankfurt के अंदर भी ये सारी ratios available हैं, लेकिन Frankfurt is a holistic book जिसमें बहुत सारी चीजें जो पेपर में जो टीचर्स नॉर्मली स्किप करवाते हैं. और होता क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जब मैं वो लेवल में था तो मुझे भी एंड में जाके बड़ी कंफ्यूजन होती है कौन से टॉपिक कहाँ पे हैं और कौन से टॉपिक पढ़ने थे, कौन सा स्किप करने थे. सो उन टॉपिक्स के लिए जो आपने पढ़ने, उसके लिए तो आप टीचर से भी बात कर सकते हैं, नहीं तो आप सिलेबस कोड 7707 का सिलेबस कोड डाउनलोड कर लें और वो सारे टॉपिक्स आपके नजर में आ जाएंगे, स्पेशली इफ यू यूजिंग फ्रैंकफर्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक हम स्किप करा देते हैं. रेशियोज के अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहती है कौन सी रेशियोज आनी है, कौन सी उसने पूछनी है, रेशियोज हैं कौन सी, स्पेशली जो बच्चे बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं वो उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो आनी, जिसके लिए आपका पता होना आपको बहुत जरूरी है. ये जो रेशियोज हैं ये आनी बहुत जरूरी है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज है, नेट रॉसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देन यू हैव लिक्विडिटी रेशियो, विच स्टार्ट विद करंट एसेट करंट रेशियो, लिक्विडिटी एसेट टेस्ट रेशियो, एंड देन यू हैव टर्नओवर रेशियो, जिसमें रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है, एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर. मेक श्योर यू नो दिस फॉर्मूलाज before entering the exam all tomorrow, क्योंकि you can expect 2 to 3 MCQs or at least 1 or 2 from these topics. Capital employed में बहुत सारे बच्चे confuse कर जाते हैं, तो आप एक tip याद रखें capital employed को याद करने की कि it's the total amount of money invested in the business. So be it from the equity from the owner or be it from the long-term debt holders or non-current liabilities. तो ये total पैसे जितने भी business में accumulate होते हैं, ये आपका capital employed. So it's basically your equity plus non-current liabilities. So now just quickly switch to P1. एक P1 देखते हैं हम और उसमें से जितनी टिप्स और ट्रिक्स जो हम निकाल सकते हैं द लास्ट मोमेंट, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प हो कि कल को जो P1 आएगा वो आपके लिए बिल्कुल भी एक नया एक्सपीरियंस ना हो और आपको पता हो कि उसको कैसे अटेंड करना है. So again, the syllabus code is 7707. मई जून का एग्जाम है 2021 का, जिसका अभी हमने थ्रेशोल्ड देखा है और थ्रेशोल्ड के मुताबिक अगर आपके 20 MCQs उसमें से ठीक है then you can score it. So remember to use HB or B soft pencil to bubble the bubble sheet. Basically, you will be having 35 questions in this paper and you need to answer all of them. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे MCQ स्किप कर देते हैं, जिसकी मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं आई. अगर on a bad day, let's say if you do not know the answer of one MCQ, then you can just bubble anything which is close to that. वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी अगर आपने कोई तुक्का भी मारना है तो उसको भी आप एक एजुकेटेड गेस कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं. लेकिन बबल शीट पे कोई क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना. अगर आपको कुछ नहीं आता तो कुछ ना कुछ बबल जरूर करना है, हो सकता है वो ठीक हो. तो अपने सारे चांसेस, अपने सारे टूल्स को यूटिलाइज करना है. बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको जितने एमसीक्यूज आते होते हैं वो सिर्फ उतने अटेम्प्ट करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं. दिस इज ये इट्स ब्रूटल ऑनेस्टली, लेकिन why don't you just take a chance or bubble everything और अपने chances को minimize करके कोई educated test लेके आप let's say आखिरी 35 MCQs and you do not have time for that, don't skip it, just bubble anything. हो सकता है कि वही आंसर ठीक हो.
तो प्लीज डू नॉट स्किप एनी एमसीक्यूज, दैट्स इनसेन। और आपने बबल जरूर कर देना है व्हाटएवर कम्स टू योर हेड और व्हाटएवर यू थिंक इट्स could be the right answer, so please do not skip that. Again, do not use corrective fluids and do not write on the barcodes. And you can use the calculator. So please bring your calculator. Uh, for me, अगर मैं किसी को बताऊं कि even bring your calculator to the English और Urdu exam too, ताकि habitual रहे आप calculator carry करने में और exam में लेके जाने के लिए. तो please do not forget your calculators at home. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत ही ज्यादा मसला आता है स्टूडेंट को, वो आता है टाइम मैनेजमेंट का। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, यू हैव 1 hour 15 minutes फॉर दिस एग्जाम एंड यू हैव 35 questions, so 1 hour is 60 minutes, 15 minutes is add 15 minutes to the 60 minutes, it comes to 75 minutes। 75 मिनट में आपने 35 MCQs करने हैं। और जब पेपर स्टार्ट होता है तो यू हैव सम एंजाइटीज वगैरह भी होती है, और गर्मी से आप ठंडे हॉल में गए होते हैं, तो 1-2 मिनट आप अपनी सेटलमेंट का निकाल लें जहाँ पे आपने नाम शाम लिखना है। और तो रफली आपके एक एमसीक्यूज के लिए आपके पास 2 मिनट है। ये कहना समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है और कोशिश कैसे करनी है कि टाइम मैनेजमेंट में इसको कैसे यूटिलाइज करना है, हम उसको सीखते हैं। हमने स्ट्रेटा बनाना है 10 10 10 और 5 एमसीक्यूज का, 35 इसका इकट्ठे करते हैं। तो पहले 10 एमसीक्यूज के लिए लेट्स से आपका जो पेपर है वो 9 o'clock शुरू है, तो बाय 9:20 यू शुड बी डन विद द फर्स्ट 10 एमसीक्यूज। बाय 9:40 यू शुड बी डन विद द 20 एमसीक्यूज एंड बाय 10 o'clock you should be done with your 30 MCQs, first 30 MCQs, and बाकी अगले 10 मिनट में आपने अगले 5 करने हैं। और 5 मिनट का हम जो टाइम है वो हम इसलिए रखते हैं कि जहाँ पे आपकी एंजाइटीज हैं या फिर आपने अगर रीचेक करना है या किसी के ऊपर टाइम ज्यादा लगाना तो आप कर सकते हैं। तो अगर टाइम भी आपने वेस्ट करना है तो आपके पास सिर्फ 5 मिनट है जो आप पेपर के बाद या पेपर से पहले वेस्ट कर सकते हैं। पेपर के दौरान आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि दैट वुड उसकी वजह से आपके नंबर लूज हो गए। सो अगर मैं स्टूडेंट हूँ और जो मैं एग्जाम में बेसिकली करता था कि 10 MCQs के बाद मैं क्लॉक जो टाइम था वो लिख देता था कि बाय 10 MCQs के बाद मैं 9:20 लिख दूंगा, 20 के बाद मैं 9:40 लिख दूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि 10 MCQs मैंने 20 मिनट में कर देने। दिस वोंट ऐड प्रेशर ऑन यू। इसको प्रेशर नहीं लेना इसका कि अगर नहीं हुए लेक्चर 20 मिनट में तो कुछ भी कर दो, नहीं, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने एडहेरेंस रखनी है इस चीज की कि इफ यू आर गोइंग विद द फ्लो एंड इफ यू वांट टू अटेम्प्ट एवरीथिंग इन द ड्यू टाइम then you must adhere to this time, otherwise it could be a problem for you. Secondly, अगर आप ये लिख रहे हैं और आपको जल्दी आपको let's say आपने 8 MCQs कर लिए हैं और आपके पास 2 MCQs हैं और आपके पास घड़ी में भी 7 मिनट पड़े हुए हैं और वो 2 MCQs मुश्किल है, तो now you are safe कि आप उस MCQs के ऊपर 2 से ज्यादा मिनट लगा दें, let's say 3 मिनट लगा दें MCQs पे। तो अगर आपके पास 7 मिनट पड़े और 2 MCQs पे आप 3-3 मिनट भी लगा दें तो आपके फिर भी 1 मिनट का टाइम बन गया है जो आप अगले स्ट्रेटा में यूज कर सकते हैं। तो इसका एज अ स्ट्रेंथ लेके चलना है आपने, इसके लिए अपने आप को कन्फाइन नहीं करना, इट्स जस्ट अ पैरामीटर दैट यू हैव टू फॉलो। अगर आप 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो वो आगे जाके भी आसानी हो सकती है, लेकिन इसको फॉलो जरूर करना ताकि आपके MCQs ना छूटे एग्जाम के अंदर। सो एक अगर हम पेपर का फ्लो देखें और एग्जामिनेशन टीम का जो ब्रेन चाइल्ड है इस एग्जाम को लेकर उसको देखें तो वो स्टार्ट करता है बिल्कुल बेसिक से, starting with the बिल्कुल basics. For example, which statement about the bookkeeping and accounting are correct? तो bookkeeping से वो start कर रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल बेसिक से लेता लेता वो ऊपर जाएगा एग्जाम को, और यहाँ पे उसने एक डिप्रिसिएशन का सवाल कर दिया है या अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसेट्स का पर्टिकुलरली ये सवाल है, तो इट्स अगेन these are from the basics. उसके बाद फिर उसने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को थोड़ा सा छेड़ देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। क्रेडिट नोट, यू शुड नो द क्रेडिट नोट और ये कब दिया जाता है और कब लिया जाता है, इससे क्या होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है, प्लीज इसको नजर मार के जाइएगा। देन यू हैव और अगर मेरे पास टाइम बचे तो मैं आपको समझा भी देता हूँ, अभी मैं जरा फ्लो समझा रहा हूँ आपको एग्जाम का। उसके बाद कौन सी बुक्स में कौन सी ट्रांजैक्शन जाएगी, तो पहले 10 MCQs में तो वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंचा, बुक्स ऑफ प्राइम ओरिजिनल एंट्री में ट्रायल बैलेंस तक पहुंचा इस पर्टिकुलर पेपर में। बाकी पेपर्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले 10 MCQs में वो बेसिक से ही पूछेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ व्हेन आई वाज गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम, मेरी बेसिक्स खराब थी, मुझे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो O लेवल O1 में पढ़ी होती है और उसको रिवाइज ही नहीं किया होता।
जो गलत बात है क्योंकि P1 में P2 में जो पहला सवाल है उसमें से आना है। तो क्योंकि बहुत सारा फोकस नहीं किया होता कभी कभी पेपर के ऊपर, या फिर बहुत सारी स्ट्रैटेजी इसके ऊपर फोकस लूज किया होता है स्टूडेंट्स ने, या उनको लगता है बहुत मुश्किल है तो वो हार देते हैं, तो वो इसको फोकस नहीं करते। लेकिन जो बेसिक्स हैं जिनको मैं अराउंड तकरीबन 5 से 6 चैप्टर दूंगा, टिल ट्रायल बैलेंस, इसमें आपकी बुक कीपिंग के चैप्टर्स, बुक्स ऑफ प्राइमरी के ट्रायल बैलेंस, और नॉन एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, उसके अंदर आपके 10 एमसीक्यूज और पहला सवाल आना ही आता है। और पहला सवाल मोस्टली वो कैश बुक से पूछ लेता है, और उसके साथ वो अदर बुक्स और प्राइमरी के बारे में भी डाल देता है। इस पर्टिकुलर ईयर में उसने कैश बुक के बारे में सवाल किया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बुक्स ऑफ प्राइमरी जो बेसिक्स है उनको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एक सवाल P2 का है और पहले 10 एमसीक्यू से 8 एमसीक्यू उसमें से आने। तो जब मैंने भी पेपर देना था तो मैंने आखिरी दिनों में एक दफा इन सब चीजों पर रिवाइज किया था। और अगर आपको भी मुश्किल आती है तो आप टॉपिकल के पास पेपर्स करके, टॉपिकल पेपर्स करके इन चैप्टर्स को खत्म कर सकते हैं। और तो पहले जो 10 एमसीक्यूज हैं वो तो बेसिक से वो स्टार्ट करें, उसके बाद वो करेक्शन ऑफ एरर्स पे आ जाता है, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे आ रहा है, फिर वो कंट्रोल अकाउंट्स पे आ रहा है, फिर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स पे आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो सम एडजस्टमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं, जो आप नॉन अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स और अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन वगैरह के चैप्टर्स में पढ़ लेते हैं। फिर डिप्रिसिएशन के पास कुछ सवाल आते हैं, फिर इरिकवर डेट्स के ऊपर है थोड़े से, और फिर आपके पास सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं। और अगर हम पहले 25 चैप्टर्स का लगाएं तो उसमें अभी उसने कैपिटल एम्प्लॉयड और 25 जो है उसने पार्टनरशिप के बारे में पूछे। तो अगर इनकम की रिकॉर्ड्स और वो जो सारी बातें अगर आप कर लेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका 25 नंबर का पेपर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो पार्टनरशिप के बारे में जो सवाल करेगा, वो कंपनी अकाउंट्स के बारे में जो सवाल करेगा। रिसीट्स एंड पेमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एमसीक्यूज में मैक्सिमम वो प्राइम कॉस्ट को ही डील कर रहा होता है। अगर इफ यू नो अबाउट द प्राइम कॉस्ट, लाइक ऑल डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट, एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट, तो वो आपको टेबल बना देगा। जैसे 29 क्वेश्चन के ऊपर है टेबल, इस तरह का टेबल बना देगा, कहते हैं प्राइम कॉस्ट निकाल देगा, इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट निकाल दे, या फिर इस तरह के क्यूरी का डायरेक्ट सवाल पूछ देगा। उसके बाद जो एक मार्कअप और मार्जिन के ऊपर भी एक दो सवाल जो है वो एक आधा सवाल तो आने ही आने, वो इनकम भी रिकॉर्ड्स में आप पढ़ लेते हैं। और फिर फाइनली आपके पास कंपनी अकाउंट्स और ratios. This is from the ratio or company accounts ratio. And finally एक आधा सवाल you can expect, और एक और दो सवाल अकाउंटिंग काउंसिल के ऊपर चलते आ रहे हैं। ये अब से नहीं, पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट फॉर्मेट जो है वो सेम है। तो अगर आपने बहुत सारे 5-7 साल के पास पेपर्स किए हुए हैं तो आपके पास कोई नया सरप्राइज नहीं होने वाला। दिस विल बी द सेम फॉर्मेट दैट यू विल फॉलो। अच्छा, तो अगर आप लेट्स से 9 o'clock आपका पेपर स्टार्ट हुआ है और 10 o'clock तक आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो आप बहुत सेफ हैं, क्योंकि अगले 5 के लिए फिर आपके पास 20 मिनट भी, और आप ये जल्दी से सवाल करके 5-7 मिनट के अंदर वापस आके जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज या जो आपने फ्लैग किए हुए हैं या फिर जो आपसे नहीं हुए या फिर जिनमें आपके डाउट्स हैं उनको जाके दोबारा पढ़ सकते हैं। अच्छा, लेट्स से एक प्रैक्टिकल बात कहने लगा हूँ मैं। लेट्स से मैं 9:40 पे मैंने शुरू किया है और मैं यहाँ पे स्टक हो गया, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टक हो गया। इट्स इजी क्वेश्चन, लेकिन मैं इस क्वेश्चन पे लेट्स से स्टक हो गया और मुझे यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो अब आपने इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं बैठा है ना, इसके अंदर एक नंबर ही है, इस नंबर के अंदर से आप A स्टार नहीं आ जाना। इसको कोई ईगो नहीं बना लेनी कि मुझे टॉपिक मैंने इतना पढ़ा था, ये मुझे होना चाहिए था, या कैलकुलेशन करने बैठ जाओ बार बार, या पीछे ही पढ़ जाओ उस क्वेश्चन के कि 10 मिनट आपने वेस्ट कर लिए। रिमेंबर, अगर आपने 10 मिनट वेस्ट किए तो उसका मतलब आपने 5 नंबर वेस्ट कर लिए। एक क्वेश्चन में से एक नंबर ही मिलना है। लेट्स से ऑन अ बैड डे यू डू नॉट नो द आंसर एंड यू कैन नॉट फिगर आउट द आंसर, स्किप इट, इसको छोड़ दो, आगे चलो। 21, 22, 23, 24 ये सारे करो, और once you are done with all the questions, then come back on this question 21 के ऊपर, 20 के ऊपर, then come back। और अगर आपको नहीं आता तो एक वाइल्ड गेस हम मार सकते हैं। लेट्स से हम बात करते हैं एक थ्योरी वाले क्वेश्चन की, लेट्स से इसकी, ठीक है। लेट्स से 19 है, इसको
अपने चांसेस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये देखें कि ये सवाल एक, अगर आपने लेट्स से गेस भी लगाना है और आपके पास आंसर नहीं आ रहा, आपके पास आप कंफ्यूज हैं 2-3 के अंदर, तो आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज किस तरह कर सकते हैं सही आंसर की तरफ पहुंचते पहुंचते, उसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड में होता है कि आप एक सवाल पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और खुद पूछेंगे एक क्वेश्चन के साथ लगा के कि क्या ये आंसर नहीं बनता, रादर देन कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आंसर है कि नहीं, आप खुद पूछे कि क्या ये आंसर नहीं बनता, अगर वो नहीं बनता तो स्किप है, और अगर वो बनता है तो उसको फिर मार्क कर दें, बात खत्म। लेट्स से 19 का मेरे पास, मैं स्किप कर गया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता इसके बारे में। चलो पहले हम ये सिनेरियो देखते हैं, इसमें मुझे ए बी सी डी मुझे कुछ नहीं आता इस टॉपिक के बारे में। तो मैं पहली स्टेटमेंट पढ़ूंगा, मैं दूसरी पढ़ूंगा, मैं तीसरी पढ़ूंगा, मैं चौथी पढ़ूंगा, मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो समझाने के लिए सिर्फ एक ही टिप है कि आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन 7-8 दफा भी पढ़ लोगे तो इट वोंट हिंडर यू, क्योंकि पढ़ते एक लाइन पढ़ने में आपको 2 सेकंड लगेंगे, और अगर आपने 8 दफा भी पढ़ लिया तो आपको आधा मिनट चाहिए पढ़ने के लिए। क्वेश्चंस पढ़ के आंसर करना ज्यादा जरूरी है कि एक्साइटेड होकर आप कुछ भी लगा दें और क्वेश्चन आपने पूरा ना पढ़ा हो। देयर विल बी पिवट्स जहाँ पे एंड लिखा होगा और लिखा होगा, और स्पेशली इस क्वेश्चन के ऊपर इसमें लिखा हुआ नॉट। तो एक्साइटमेंट में या प्रेशर में आप क्वेश्चन फौरन पढ़ लेते हैं, और जो बोर्ड में क्वेश्चन होते हैं या फिर ये नॉट एंड और के जो पिवट्स होते हैं उसको आप भूल जाते हैं, और सवाल का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो अगर आपको सही आंसर बी आता है, और लेट्स से मैंने लेट्स से 19 का आंसर ए है, मैंने ए क्रैक कर ली है, तो 20 पे जाने से पहले मैं एक दफा ए को पढ़ूंगा और दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, जस्ट टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि मैंने ये आंसर सही किया है कि नहीं किया। और इसको पढ़ने में मुझे दोबारा 10 सेकंड चाहिए, 12 सेकंड चाहिए, लेकिन मैं 100% क्रॉस चेक करने के बाद आगे जाऊंगा। तो इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप कभी-कभी गलतियां कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है ये पेपर में मैं नॉट ना पढूं और मैं जैसे सी को मार्क कर दूं, असल में आंसर बी हो, तो जब मैं दोबारा जाने 20th पे जाने से पहले एक दफा सी को पढ़ूंगा और दोबारा स्टेटमेंट पढ़ूंगा मैच करने की कि आंसर सही है, तो ऑटोमेटिकली मुझे समझ आ जाएगी कि नॉट लिखा हुआ था और मैंने उसको स्किप कर दिया, तो मैं आंसर ठीक कर सकता हूँ वापस आके। लेकिन अगर आप ये थोड़ी सी रेकलेस मिस्टेक्स अपनी बचा लेंगे तो श्योरली आप 3 से 4 नंबर जो है अपने इंप्रूव कर सकते हैं पेपर के अंदर। और 3 से 4 नंबर का मतलब ये है कि आपका ग्रेड बी से ए हो सकता है और ए से ए स्टार हो सकता है और सी से बी पे जा सकता है। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि एक दफा करने के बाद, एमसीक्यू करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद एक दफा उसको दोबारा जरूर पढ़ना है और फिर मार्क करना। सेकेंडली, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो बबल शीट पे नहीं करते, बबल शीट पे मार्क नहीं करते, वो इस शीट पे मार्क कर देते हैं और वो सोचते हैं कि एंड में जाके आखिरी 5 मिनट के अंदर, आखिरी 4 मिनट के अंदर हम जाके वो कर लेंगे, और फिर एकदम से टाइम खत्म हो जाता है और उन्होंने बबल शीट ही नहीं पूरी की होती। ये गलती आपने नहीं करनी कल के एग्जाम के अंदर। आपने अगर 1 किया है, लेट्स से पहला क्वेश्चन है इसका आंसर बी है, तो आप जाएंगे और बी को करेक्ट कर देंगे, सी है तो कर देंगे, डी है तो, अगर लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर नहीं आता तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप बाकी कर लें ताकि एंड में आके आप 7 को दोबारा करके वहां पे कहीं ना कहीं बबल कर दें। लेकिन डू नॉट टेक दिस चांस कि आप पहले सारे यहाँ पे सर्कल करें और फिर आप एंड में करें, क्योंकि आप भूल सकते हैं, और अगर बबल शीट पे कुछ नहीं लिखा होगा तो आपको नहीं नंबर मिलेंगे, वो आपका क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ेंगे कि क्वेश्चन पेपर पे आपने क्या मार्क किया, बबल शीट पे क्या मार्क किया, वो मैटर करता है। और ऑफ कोर्स आपने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अच्छा, तो किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं हो सकते आप, अगर स्टक हो रहे हैं, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दें, 35 में से 34 भी आएंगे तो आप ए स्टार ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के ऊपर आपने ईगो नहीं बनानी है, उसके ऊपर स्टक नहीं रहना, आप 2 से 3 क्वेश्चन का मार्जिन रख सकते हैं, नहीं हो रहे स्किप कर दें, वापस आके देख लीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं हो रहे तो अपने आप को, अपना मोरल डाउन नहीं करना। पहला लेट्स से मेरे पहले 3 एमसीक्यूज ही खराब हो गए, अब मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं, 32 एमसीक्यूज बाकी पड़े, 32 में से यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अवेल 22 मार्क्स, 32 मार्क्स आउट ऑफ 35। पहला एमसीक्यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा फिर नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे जाओ, एमसीक्यूज में आसानियां होंगी, आसान पेपर होगा। 15 से 18 एमसीक्यूज बहुत आसान होंगे, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की तो आपके 15 से 20 नंबर आ ही जाएंगे। और अगर आपने अच्छी अगर आपने एमसीक्यूज कभी भी स्कूल में किए हुए हैं और वो सब कुछ आपको थोड़ी बहुत भी काउंटिंग का पता है, और आपने बस अपने आप को अपना स्टैंडर्ड 15 से उठा के 30 के ऊपर लेके जाना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, तो आपके 15-20 तो सही होने ही होने हैं एनी डे। एमसीक्यू थोड़े बहुत भी अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आपके हो जाएंगे, लेकिन सेफ रहने के लिए आपने 25 मार्क्स प्लस स्कोर करने हैं। तो जो स्टूडेंट
इनको इन गलतियों को नहीं अपनाएगा या फिर थोड़ा सा इंटेलिजेंटली थोड़ा स्मार्टली पेपर को लेकर के टाइम मैनेजमेंट कर लेगा और किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होगा और ऐसा नहीं करेगा कि क्वेश्चन को बस पूरा पढ़े बगैर उस स्टेटमेंट है उसको मार्क कर दिया और आगे चल दिया, ऐसे नहीं करना। एक दफा दोबारा रीचेक करना और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और अगर 2-3 एमसीक्यूज टूट गए हैं, नहीं हो रहे कोई ना, यू कैन स्टिल स्कोर अ वेरी गुड ग्रेड। तो स्टक नहीं होना किसी पेपर को, मेक श्योर कि यू अटेम्प्ट एवरीथिंग इन द नेक्स्ट इन द मीन टाइम। इसके अलावा हम नेक्स्ट सेशन की बात कर लेते हैं। P2 को आज डिस्कस नहीं किया। We will try managing some time for you guys और P2 पे आएंगे और एक पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे आपको और उसके अंदर भी जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूजफुल हैं उनको देखेंगे। और once we are done with P1 इंशाल्लाह कल आपका अच्छा एग्जाम निकलेगा और जब वो खत्म हो जाएगा तो हम फिर P2 के ऊपर चलेंगे और एक अच्छा सा पेपर अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे डिस्कस करेंगे। Thank you everyone. Thank you so much, sir, for coming, for joining us. And thank you so much for explaining so well. I will hopefully see you in another session for Accounting A Paper 2. So take care and all the best, students. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.